आज हो रही है हमारे यहाँ कस्टम की क्लास 1। कैसा टॉपिक है तुम्हें पहले बता दूं। तो ऑलमोस्ट मतलब फुल ऑफ प्रैक्टिकल्स, बहुत इंटरेस्टिंग, और तुम्हारे सिलेबस को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। सिर्फ काम की बातें रही गई है, बेकाम की बातें हटा दी गई है। ठीक है। वैसे तो बहुत बड़ा हो सकता था ये, कोई जमाने में बहुत बड़ा था भी। जब एक्साइज लॉ था तो कस्टम का सिलेबस भी बहुत बड़ा था। अब तो कस्टम का सिलेबस बहुत छोटा कर दिया। ठीक है, शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। ओके, पहले बताओ कस्टम मतलब क्या समझते हो। कस्टम मतलब कस्टम ड्यूटी इज अ ड्यूटी। क्या बात है, इसको तो पता है सर। ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। पहले तो तुम जीएसटी भी पढ़ा था, उसका जी भी आता है। अच्छा, तो ये सब हो चुका है क्या। तो कस्टम ड्यूटी इज अ ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू एंड फ्रॉम इंडिया एट स्पेसिफाइड रेट। एक एक करके वर्ड लेते हैं। तो देखो, द वर्ड कस्टम जो है ना, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जीएसटी का सिग्निफिकेंस है, नाम से समझ में आता है गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स। लेकिन कस्टम का कोई वर्ड का मतलब नहीं है कि वाई दिस नेम। इसका नाम होना चाहिए था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। आईई ड्यूटी कर देते, आईईडी कर देते। वो नाम चले आ रहा है 1962 से, कस्टम ड्यूटी। और कोई नाम बेवजह है तो है, इसमें क्या हुआ। मेरा नाम भी संजय है, संजय का कोई मतलब थोड़ी है, बेवजह नाम है ना। करेक्टर के अनुसार सूट भी नहीं करता संजय। तुम्हारा नाम मोहित, तुम्हारा नाम करेक्टर के अनुसार थोड़ी सूट कर रहा है। इसका नाम कृतिका, तो करेक्टर के अनुसार थोड़ी सूट कर रहा है। तो दोनों में बहुत, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नाम संस्कार। दुनिया में ऐसे दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका करेक्टर के अनुसार उनका नाम नहीं होता। तो इसका भी नाम नहीं है तो नहीं है, इसमें क्या हुआ। लेकिन ये इंस्टीट्यूट वाले हैं ना, ये ऐसे पिन करते हैं, बताए इसका नाम कस्टम क्यों रखा। अरे इसका नाम कस्टम इसलिए माँ बाप ने ऐसे ही रख दिया भैया। जैसे मेरा नाम संजय है, इसका नाम कार्तिक है, इसका नाम सचिन है। बैटे लेफ्ट हैंड से पकड़ता नाम रखा है सचिन। तो सब मिला के भैया कोई इस नाम का लॉजिक नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है। अब एग्जाम में पूछा हुआ है तो उत्तर देना पड़ेगा। तो उत्तर ऐसा है कि पहली बात कोई रैशनैलिटी नहीं है, फिर भी ढूंढे तो पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के राज में जब आप काशी से मथुरा आते थे तो काशी नरेश के यहाँ से जो भी मथुरापति के यहाँ आएगा, तो जैसे ही बाउंड्री में घुसेगा, यहाँ के द्वारपाल उन्हें रोकेंगे और कहेंगे क्या लाए हो हमारे सरकार के लिए। तो बोलेगा भाई 2 मुट्ठी अनाज लाया हूँ, या सोने की गिन्नियाँ लाया हूँ, या मैं वहां से कुछ बहुत ही नायाब चीज लाया हूँ, ऐसा सॉर्ट ऑफ। तो एक कल्चर था, एक कस्टम था कि जब भी आप एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट करेंगे या आएंगे, तो वहां के राजा के लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे। वो कल्चर अभी भी है। अभी भी यदि हमारे, तुमने पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बताऊं, तो जब भी पाकिस्तान के मंत्री कहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री, और तो वो वहाँ की वहाँ की दूसरी देश के लोग उन्हें कुछ गिफ्ट करते हैं ना, सुना है होता है ये बात। हाँ, बाद में भी पाकिस्तान में कांड क्या हुआ है इमरान खान के अगेंस्ट में, क्यों जेल जा रहा है वो, क्योंकि उसने वो सारे गिफ्ट बेच दिए। उसने वो सारे गिफ्ट बेच दिए। तो पाकिस्तान की सरकार बोल रही है कि वो जो तुम्हें गिफ्ट मिलता है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रधानमंत्री, वो प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट है, तुम्हारा नहीं है।
तो उसने उन सबको बेच दिया। बेच के फंड में, बेचते गवर्नमेंट के फंड में पैसा कम जमा किया, ऐसा उसके ऊपर आरोप है। मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। ऐसा उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने सारा चीजें बेच बाच के कम पैसा जमा किया गवर्नमेंट में और बाद बाकी पैसा जेब में रख लिया, और इसलिए सरकार उसको ढूंढ रही है। खैर, इस कहानी से कुछ और शिक्षा मिले या नहीं मिले, ये तो मिलता ही है कि ये जो राजा है देश के, ये जब उधर जाएंगे या उनके पास कोई लोग आएंगे तो कुछ न कुछ गिफ्ट देने का कल्चर है। हमारे देश में पहले कोई भी आता था तो उन्हें मोमेंटो दिया जाता था ताजमहल का। अभी सुना है उन्हें मोमेंटो दिया जाता है भगवद गीता का। तो मतलब मोमेंटो देने का कल्चर है। तो वैसे ही उसी कस्टम को, उसी कल्चर को मेंटेन करते हुए अब यदि हमारे यहाँ कोई बंदा तो नहीं लेकिन सामान आएगा तो उसी कल्चर के अनुसार एक कुछ देगा हमें, और उसी कल्चर का नाम रख दिया गया ड्यूटी। यानी आप इसका नाम रख सकते हो कल्चर ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी। ये कस्टमरी था तो इसका नाम कस्टम हो गया। कोई सेंस नहीं इतना लॉजिक का। अब पूछता है तो क्या करें, बकवास। मतलब इतने लॉ पूछने की चीजें कम पड़ गई जो आप ये सब पूछ रहे हो। ओके, कस्टम टर्म के बाद आता है टर्म ड्यूटी। अच्छा, पहले इन दोनों टर्म को एक साथ बता देते हैं। ये जो दोनों टर्म एक साथ है जिसका नाम है कस्टम ड्यूटी, ये कस्टम ड्यूटी इज गवर्न बाई एंट्री नंबर 83 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ इंडिया। ये भी एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखना बच्चों। एमसीक्यू में पूछेगा बताओ एंट्री नंबर 81, 82, 83, 84, तो आप बोलना भैया 83। तो सर याद कैसे रहेगा? देखो भैया कस्टम है, हाँ, तो अपने तो बचपन से एक ही संस्कार में जी रहे हैं। ये जैसे अपने को तकलीफ होती है, भगवान आपको 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, शुरू से मेरे जमाने से लेकर तुम्हारे जमाने तक यही चल रहा है भैया, भगवान जी 11 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 11 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये कस्टम है हमारे यहाँ। नजर आ रहा है 11 तुम्हें? तो तुम्हें नजर आ रहा है 11, तो 11 का प्रसाद से तुम्हें याद हो गया कि एंट्री नंबर 83 ऑफ यूनियन लिस्ट गवर्निंग द कस्टम लॉ। यूनियन लिस्ट है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा, हाँ। लेकिन आप ऐसा मत सोचो कि इस कस्टम ड्यूटी पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है। अच्छा, इन दिनों में तुम पॉलिटिकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे कि ममता दी कॉन्स्टेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर लांछन लगा रही है, आरोप लगा रही है कि ये हमारा पैसा नहीं देता। तो पूछो कौन सा पैसा नहीं देता? कौन सा पैसा? तेरा कौन सा पैसा? मोदी तुमसे उधार लिया था? उधार नहीं लिया था, हमारा पैसा बनता है। कौन सा पैसा? तो ये तो तुम्हें समझ में आता है, आईजीएसटी में हर स्टेट का शेयर है, हाँ, वो पैसा। और वैसे ही कस्टम ड्यूटी का लॉ जो है ना, वो बनाती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो कि यूनियन लिस्ट है। उसका पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो कि यूनियन लिस्ट है, लेकिन शेयर जाता है स्टेट के पास भी, और अच्छा खासा शेयर, 40-45% शेयर जाता है। नहीं तो कोई भी स्टेट एक्सपोर्टर को प्रमोट करेगा? हाँ, अब सपोज नहीं तो कोई भी स्टेट क्या पोर्ट प्रमोट करेगा? पोर्ट नहीं, हल्दिया पोर्ट का बैंड बच जाएगा, ऐसे भी बचा हुआ और बच जाएगा। तो हर स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने राज्य में एक्सपोर्टर को प्रमोशन दे, इंपोर्टर को सहायता दे, इसके लिए कस्टम का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है। वही सब पैसा ले लुआ के शायद ममता दी का पैसा बनता होगा, तो वो अब अपना आरोप लगा रही है। ठीक है, ममता मोदी से अपने को क्या मतलब? अपने तो बस उनकी कहानियों से सीख रहे हैं। तो ये समझ में आ गया कि कस्टम ड्यूटी का जो लॉ है वो बनाती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि यूनियन लिस्ट का मामला है। पैसा कलेक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और कुछ पैसा शेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास भी। अगली बात है कि भैया जी जीएसटी को तो आपने कहा था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहां पे आप इसे ड्यूटी क्यों कहते हैं? और ड्यूटी और टैक्स में क्या अंतर है, ये भी थोड़ा समझा दीजिए। तो देखो भैया, टैक्स और ड्यूटी में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही देना पड़ेगा, दोनों ही कंपलसरी पेमेंट है टू गवर्नमेंट, हाँ। लेकिन टैक्स इज जनरली बेस्ड ऑन रेवेन्यू, रेवेन्यू आए तो दो,
लेकिन ड्यूटी इज नॉट बेस्ड ऑन रेवेन्यू, ड्यूटी इज इररिस्पेक्टिव ऑफ रेवेन्यू। तुमको रेवेन्यू आए या ना आए वो तुम्हारा दुख या सुख है, हमें तो भैया कस्टम ड्यूटी चाहिए। इसके एग्जाम्पल के नाम पे आज अभी इन दिनों में तो कुछ कांड नहीं हुआ, नहीं तो पहले विपाशा बासु, नाम ही भूल गया, क्या बात है यार, पब्लिक का मूड जितना चेंज होता हम विपाशा बासु का नाम भूल गए। बिपाशा बासु ने कोई कान के झुमके उनके लेके वो फॉरेन से आ रही थी, मतलब पहन के आ रही थी। यही केस अनुष्का शर्मा के साथ भी हुआ और विराट कोहली की वाइफ के साथ, दोनों के साथ सिमिलर केस हुआ। ये अपने काम के झुमके पहन के आ रही थी ऐसे लंबे लंबे लटका के, और इतनी सुंदर है कि नजर जाती है, करे क्या। तो दोनों के ऊपर कस्टम वालों की नजर लग गई। हाँ, और कस्टम वाले थोड़े दिन तो थोबड़ा देखे, आंख देखे, नाक देखे, फिर देखे कान, और फिर नीचे नजर आया कान का झुमका, वो भी हीरे का। छक, छक, छक। तो कस्टम वालों ने दोनों मैडम को पकड़ा और बोला, मैडम ये कान के झुमके आप लेके आ रही हो फॉरेन से? बोला हाँ। तो बोले इस पे ड्यूटी दीजिए। बोले ये तो मेरा पर्सनल है, मैं बेचने थोड़ी लाई हूँ। बोले ये ड्यूटी है, दिस इज इररिस्पेक्टिव, या आप इससे बिजनेस कर रही हो या क्या कर रही हो, ये तो आपको देना ही पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी। ये तो छोटा मोटा केस था। ए आर रहमान का केस सुनो। ए आर रहमान साहब को मिला था क्या, क्या मिला था? जय हो के लिए 2 ट्रॉफी, याद है, ऑस्कर अवार्ड। जय हो के लिए 2 ऑस्कर अवार्ड मिले। वो दोनों ऑस्कर अवार्ड लेके ऐसे फोटो खिंचाते हुए एयरपोर्ट पे उतरे। एयरपोर्ट पे उतरे तो कस्टम डिपार्टमेंट ने उन्हें साइड किया, सब तालियां बजा रहे थे, फोटो खींच रहे थे, कस्टम वाले अपनी नजर लगा के वो ट्रॉफी दे रहे थे, ट्रॉफी। और ऐसे उसकी मेटेरियलिस्टिक वैल्यू, चांदी का है, सोने का है, तांबे का है, वही सब देख रहे थे। उन्होंने बोला कि सर एक बार ट्रॉफी हाथ में ले ले। बोला हाँ हाँ जरूर ले लो, देश का प्राइड है, तुम भी लो। उन्होंने लिया, ऐसे ऐसे किया, अरे यार, फिर उसको मेटेरियलिस्टिक वैल्यू चेक किया। उन्होंने बोला रहमान साहब एक ट्रॉफी 25-25 हजार की है। बोली हो जी यार, ये तो भी तो नापने की चीज है, ये तो देश का प्राइड है, वैल्यूलेस। बोला वैल्यूलेस तो है, लेकिन फिर भी 25,000 पर ट्रॉफी होता है, और 50,000 की ट्रॉफी के ऊपर आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो टेलीग्राफ वालों ने अगले साल छापा, ड्यूटी ऑन प्राइड, ड्यूटी ऑन प्राइड। ये देखो ये कितने बुरे लोग हैं, ये गवर्नमेंट चला रहे थे, क्या चला रहे, ए आर रहमान साहब बेचारे 2 ट्रॉफी लेके आए देश के लिए, उनसे ड्यूटी पे टैक्स ले लिया, मतलब ट्रॉफी पे टैक्स ले लिया। ये भी केस छोटा मोटा, ये तो केस है, तो केस ही नहीं है। केस तो हुआ था एक जमाने में जब पाकिस्तान को पास कुछ टैंकर्स आ गए थे अमेरिका से, टैंकर्स। वो आज से कोई 50 साल पहले की बात है। तो उस समय टैंकर का युद्ध होता था, तो टैंकर ले आए पाकिस्तान वाले, तो उन्हें बहुत वो घमंड आ गया कि हमारे पास एक से बढ़ के एक टैंकर है। भारत की छाती पे चढ़ते हुए, टैंकर से बम मारते हुए दिल्ली में हम लोग चाय पियेंगे। बॉर्डर पिक्चर का डायलॉग सुना होगा, ये फलाने जगह रोटी खाएंगे और दिल्ली में बैठ के चाय पियेंगे। ठीक है, वो अपने सारे टैंकर्स के साथ आ गए भारत से भिड़ने, पूरे के पूरे टैंकर्स की बारात लेकर आ जाए भारत से। अब कोई आके लड़ेगा तो क्या करेंगे, उपाय थोड़ी है। भारत तो भी वो देश है जो चाइना को बोलता है देख भाई कुछ भी किया तो हम लोग फायर आउट कर देंगे, एकदम एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस है पूरी सेना को। तो ये तो पाकिस्तान है, इससे तो हम लोग की जन्मजात की मतलब खुन्नस है, ऊपर से ये टैंकर लेकर आ गए और टैंकर चमकाने लगे, तो हुआ भारत पाकिस्तान का वॉर। ऑब्वियसली बात है, इतिहास गवाह है कि इनको हमेशा धोया हमने, हमने इन्हें दम ला के धोया, इतना धोया, इतना धोया कि ये बेचारे आने वाले थे दिल्ली में, सपना देख रहे थे, और हम सच में लाहौर पहुंच गए। ये दिल्ली में सपना देख रहे थे, हम सच में लाहौर पहुंच गए, पूरी सेना लाहौर में पहुंच गई। वो तो भारत की सेनाएं थी, जाते सिटीजन्स को इतना डिस्टर्ब नहीं करती, नहीं तो पूरा लाहौर खाली करवा देते ये। वो लाहौर पहुंच गया, उधर पाकिस्तान अमेरिका पहुंच गया, अमेरिका यूएनओ पहुंच गया, यूएनओ में फालतू झमेला बढ़ा दिया। अब बेवजह हमारे शास्त्री जी को वहां जाना पड़ा, और कांड जो हुआ सबको पता है। नहीं तो अभी तक भारत बहुत बड़ा विश्व पावर बन गया होता। खैर,
तो बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, और इनके जितने टेंटर्स थे ना वो घसीट घसीट के हम इंडिया में लेके आए, तोड़े हुए टेंटर। वो टेंटर को पहले निस्तो नाबूद किया गया, उसके बाद एज अ टोकन ऑफ लव सब के सब वो टेंटर्स हम घसीट घसीट के इंडिया में लाए, कि इन्हीं टेंटर्स के दम पे वो चल रहे थे। सबका लोहा उठा के हम इंडिया में ले आए। अब टेंटलर तो बचे नहीं, तो लोहा उठा उठा के हम ले आए एज अ टोकन ऑफ लव। जैसे मैच जब जीतते तो स्टिक उठा के ले जाते ना, ऑलमोस्ट वही तरीके से इंडिया वाले, इंडियन आर्मी टेंटलर्स उठा के ले आई थी, इसको सजा के रखेंगे और फोटो खींच खींच से व्हाट्सअप करेंगे। तो टेंटलर्स ले आए, कस्टम डिपार्टमेंट यहाँ पे खड़ा, पूरा देश को प्राइड है, उस पर तिरंगा नजर आ रहा है, लेकिन कस्टम डिपार्टमेंट को लोहा नजर आ रहा है, लोहा का दाम 16 रुपए किलो ये नजर आ रहा है। और कस्टम डिपार्टमेंट की नजर नजर ऐसी गिद्ध जैसी है ना, कि वो जो माल आया तो उसको ऊपर उन्होंने बोला, भैया जी क्या लाए हो? देख भाई क्या लाया, देख ये पाकिस्तान का टैंकर, ये इसको पे पाकिस्तान यहाँ पे लोग लेकर रहा था, अब लोग सबको तोड़ ताड़ के इंडिया आर्मी का झंडा लाते आए। बोला जय हो, ये हुआ ना रियल जय हो। बोला देखो भैया, लेकिन हम ड्यूटी बाउंडेड है, आप बाहर से भीतर, आप बाहर से भीतर कुछ भी लाओगे तो हम तो लेंगे आपसे ड्यूटी। तो इस टैंकर की जो लोहे की वैल्यू है उस पर लगा दो और ड्यूटी दे दो। तो टर्म जो ड्यूटी है ना वो इतना ज्यादा हार्श है कि उसको रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है। आप बाहर से सामान इंडिया में लाओगे, हम आपसे कस्टम ड्यूटी लेंगे। ये अलग बात है कि ना तो उस टैंकर्स पे ड्यूटी लगा और न ही उस ए आर रहमान साहब के प्राइड पे ड्यूटी लगा, क्योंकि बाद में गवर्नमेंट के पास हमेशा पावर रहता है वाया नोटिफिकेशन, वो किसी भी चीज को एग्जाम कर सकता है। तो इन दोनों को एग्जाम कर दिया गया, लेकिन उन्हें रोका गया, ये तो सत्य है। ठीक है, जब रोका गया तब दिमाग में आया कि यार इसको तो एग्जाम करना पड़ेगा, तब हाथ हाथ ऑर्डर पास हुए, उन्हें एग्जाम करके भीतर लाया गया। तो ये है टर्म ड्यूटी। आपको समझ में आया ड्यूटी वर्ड क्या होता है और ड्यूटी और टैक्स में कितना घोर डिफरेंस होता है। अब अनुष्का शर्मा की बात एक बार वापस ले आते, क्योंकि इन सब बातों में तो आपको लगा कि हम लोग नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम कौन सा ऑस्कर लेके आने वाले हैं? क्या एसके भाई लेके आने वाला है? क्या मालूम ले आए। लेकिन इन जनरल हम लोग सोचते हैं हम कौन सा ऑस्कर लेके आने वाले हैं, हम कौन सा पाकिस्तान का टैंकर लेके आने वाले हैं, लेकिन हमें सुंदर सी वाइफ लेके आने वाली जो ये लंबा लंबा झुमका पहन के आएगी, ये तो तय है। उससे तो हम बच नहीं पाएंगे, वो तो लाएगी ये झुमके। अच्छा सुंदर असुंदर पता नहीं, झुमका आएगा ये पक्का पता है। तो भैया सर बात बात की बातें छोड़िए, झुमका का कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर करिए, ये झुमका पे ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी? तो आंसर है झुमका पे ड्यूटी लगी, अनुष्का जी को ड्यूटी देना पड़ा, विपाशा जी को ड्यूटी देना पड़ा। इसका मतलब तो सर ये हो गया कि हम फॉरेन से जाते कुछ सामान लेके आएंगे तो कस्टम ड्यूटी लगेगी, आंसर इज यस लगेगी। तो सब मोटा मोटी क्या रेट लग जाती है? मोटा मोटी 36-37% लग जाती है। तो सर यदि हम लोग को 10 लाख के झुमके लेके आ गए तो 3.5-4 लाख का टैक्स लग जाएगा, कस्टम ड्यूटी ऐसा ही है। तो सर इसका कोई उपाय है? मतलब ये क्या है, क्यों इतना टैक्स है? तो देखो भैया कस्टम में एक लॉ है जो तुम्हारे सिलेबस में हो नहीं हो बात नहीं, अभी एक बार बात सुन लो, उसका नाम है बैगेज। बैगेज ये बोलता है कि आप कोई भी सामान फॉरेन से लेके इंडिया में आओगे तो एक रीजनेबल एक्सटेंट तक हम एग्जाम करते हैं, 50,000 तक का सामान हम आपको, मतलब पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, रफ आइडिया जिसको बोलते हैं, 50,000 तक का सामान आप इंडिया में लेके आ सकते हो विदाउट टैक्स। उसके अलावा कुछ लाओगे तो टैक्स लगेगा। लेकिन फिर भी आपके मामा चाचा ताऊ भुआ कजन ये सबके एक्सपीरियंस से आप सीखोगे कि जब भी ये फॉरेन जाते हैं तो एक 48,000 की वॉच, एक मोटे सी सोने की चेन, एक 70,000 का मोबाइल और एक 1.5 लाख का लैपटॉप लेकर आते हैं। तो भैया इन पे टैक्स नहीं लगता? नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? क्योंकि एक बंदा एक लैपटॉप लेके आ ही सकता है। हाँ, मोबाइल तो ऐसी चीज है जो भैया जेब में है तो यही बोलेगा ये लेके गया था, ये लेके आया हूँ, है ना? तो वो मोबाइल उस क्लॉज में छूट जाता है, लैपटॉप गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। और उसके बाद सोने की चैन और जो है ना, जो पहन के आते हैं, ये सब जो पहन के आते हैं, वो लोग यही बोलते हैं ये हम पहन के गए थे, पहन के आए थे।
तो जब तक आप कोई बप्पी लहरी जैसा केस ना कर दो तब तक कोई कांड नहीं होता। एक चेन पहन के आराम से आ जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन चेन बेड में डाल के लाओगे तो पकड़ लेगा, क्योंकि वो स्टैंडिंग में आ जाएगा ना। आपके एक नॉर्मल चेन पहना हुआ है, एक ब्रासलेट जैसे पहना हुआ ही रहता है, ये आप आओगे तो कस्टम डिपार्टमेंट ध्यान नहीं देता, अलाउ कर देता। उनको पता है कि ये पहन के आ रहा है, अलाउ कर देता। लीगली कानून क्या है? लीगली कानून ये है कि यदि आप कोई ज्वेलरी पहन के जा रहे हो, जैसा नुस्खा तो जाद हो सकता है कहीं भी इतना बड़ा झुमका पहन के गई हो, है ना। तो लीगली कानून ये है, लीगली कानून क्या? कानून ये है कि आप जो भी ज्वेलरी पहन के जाओ उसे पासपोर्ट पे इंडोर्स कराओ। क्या कराओ? इंडोर्स कराओ कि भैया ये तो हम पहन के जा रहे हैं। फिर आप वो पहन के आओ अपना पासपोर्ट, यदि आपको रोके तो पासपोर्ट दिखाओ, देखिए सर इंडोर्स किया हुआ है, तब आप आ सकते हो। ये कानून है। लेकिन प्रैक्टिकली हर आदमी यदि जाते समय बोलेगा देखिए भैया एक अंगूठी पहनी हुई है, हाँ ये ब्रासलेट है, हाँ ये तो चेन है, देख लीजिए, घड़ी है, थोड़ा लिख लीजिए, तो भैया काम ही नहीं होता। आप समझ सकते हो एयरपोर्ट पे आजकल रेलवे स्टेशन जैसी भीड़ है, तो काम ही नहीं हो सकता। इसलिए ये लोग प्रैक्टिकली इसको इम्पोज नहीं करते। लेकिन कोई अचानक चमचम करते कोई चीज आ जाए तो दे हैव द लीगल पावर टू होल्ड यू। तो सपोज मैं आ रहा हूं, एक नॉर्मल सा ब्रासलेट पहना हुआ है, तो उनके पास पावर है मैं तो रोक ले, लेकिन ये डैम श्योर है वो मुझे रोकेंगे नहीं। ठीक है, बात क्लियर होगी। इसलिए नॉर्मली कोई भी दुबई जाता है, वहां पे सोना यहाँ से थोड़ा 5-7% कम पड़ता है, 10% भी कभी कभी कम पड़ जाता है। तो लोग, और प्लस वहां के सोने की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, ऐसा बोलते हैं। तो वहां से जब भी कोई आता है तो अपना फैमिली वालों के लिए कुछ ना कुछ लेते आते हैं। हमारे भी जो दुबई के फ्रेंड है उनको बोला हुआ भैया मेरा जब नंबर है तो फोन मार देना, क्योंकि 17-18 जब नंबर लगाए हुए हैं, हमारा भी नंबर लगा हुआ है, तो साल 2 साल 3 साल में कभी ना कभी तुझको भी लेते हुए आ जाता है। ठीक है, अपने भी तो हैबिट ही नहीं है, तो अपने पास इतना अनाप शनाप उछल नहीं रहा, भाई जा भाई आ भाई आ। दुबई की जो ट्रिप मारते हो मोटा मोटी अपना फ्लाइट खर्चा उससे फ्री करा लेते हैं। एक खुद पहन के आ जाते, एक वाइफ को पहना देते हैं, बस हो गया फ्लाइट का खर्चा फ्री। 10 लाख के करीब में माल पहन के आ गया, 6 लाख 7 लाख का माल पहन के आ गए, 50-60 हज़ार रुपये कम हो गया फ्लाइट का खर्चा। तो दुबई तो देख लो भैया, जब भी प्लान करो फ्लाइट का खर्चा फ्री है। ठीक है, झुमका का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अनुष्का विपाशा तो क्यों रोता? ये तो मजा आया मैडम को रोकने में, इसी बहाने मैडम से बात करेंगे, मैडम से थोड़ी सी लॉक करेंगे, यस मैम, थोड़ा साथ में थम्स अप पियेंगे, टैक्स गवर्नमेंट को दिला दी, अच्छी। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कस्टम ड्यूटी किसे कहते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ड्यूटी किसे कहते हैं। अब दूसरे कॉन्सेप्ट में आइए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। भैया इंपोर्ट किसे कहते हैं? तो इंपोर्ट का कोई खास डेफिनेशन नहीं है, एकदम सिंपल। कोई भी गुड्स फॉरेन से इंडिया में आए तो वो दिया इंपोर्ट। एनीथिंग कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया इज इंपोर्ट। इतना खतरनाक, ये इतना स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं ना कि कुछ भी इंडिया के बाहर से इंडिया में आएगा तो इंपोर्ट माना जाएगा। सपोज आपका एक घर है कोलकाता में और एक घर है दुबई में, आप अपने घर का सामान यहां से यहां ला रहे हैं, तब भी ये बोलेगा भैया ये तो इंपोर्ट है, ड्यूटी तो बनती है। ठीक है ना, एकदम क्लियर है। ये तो कुछ भी नहीं बाबू। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लहरों से, प्यार की कश्ती में लहरों से कभी कभी कोई सामान इंडिया में आ जाता है, आ ही सकता है। हाँ, यदि कस्टम की नजर पड़ जाए तो कस्टम वाले इसको होल्ड करेंगे और फिर बोलेंगे किसका सामान है, आओ। वो बेचारा आएगा, सर मेरा सामान है, प्रूफ दिखाओ, ओके ड्यूटी दो, और ड्यूटी देते फिर छोड़ेंगे। इसको हमारे कस्टम में बोला जाता है इस नाम से, डरलिट, रेक, जेटसम, फ्लोटसम। ये नाम बड़े खतरनाक से लगते हैं लेकिन टॉपिक बहुत सिंपल है। इन सब का मतलब ये की है कि सामान जो पहले जहाज में था अब वो पानी में आ गया। रेक मतलब जहाज टूट गया, चट्टान से भिड़ गया, टाइटैनिक, और पूरा सामान पानी में आ गया। डरलिट मतलब जहाज डूब गया, ये टूट गया, ये डूब गया। जेटसम मतलब जहाज को बचाने के लिए सामान
थ्रो कर दिया हमने पानी में, अरे वजन बढ़ गया, लहरें ज्यादा हो रही थी, तो जहाज को बचाने के लिए सामान पानी में फेंक दिया गया, सामान पानी में डूब गया। फ्लोटसम, जहाज को बचाने के लिए सामान पानी में फेंक दिया, पानी में वो तैर रहा है। तो मतलब एक ही है ना, सब मिलाते, डूब गया, टूट गया, तैर रहा है, डूब गया, व्हाटएवर यार, सामान जहाज से पानी में आ गया। अब पानी में आने के बाद या तो मछुआरों ने या फिर कोई रेस्क्यू टीम ने या फिर लहरों ने उन सामान को वापस इंडिया में भेज दिया। कस्टम डिपार्टमेंट सारा सामान अपने कब्जे में लेगा और फिर इंपोर्टर को बुलाएगा और उसके बाद उससे कस्टम ड्यूटी लेगा। बात क्लियर? क्योंकि ये सब इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट का मतलब भी उसका रिवर्ट है कि कोई भी सामान इंडिया से बाहर जाएगा तो उसको बोला जाएगा एक्सपोर्ट। कोई भी सामान इंडिया के बाहर जाएगा तो वो होगा एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में थोड़ी देर बाद में अपने और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ जाते हैं। कस्टम ड्यूटी इज अ ड्यूटी ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, द टर्म गुड्स इज वेरी सिग्निफिकेंट। गुड्स मीन्स वही ऑल मूवेबल आइटम। और आप जमीन तो लेके आ नहीं सकते कि आप पाकिस्तान की जमीन इंडिया में आ सकती है, उसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि कस्टम ड्यूटी इज अ ड्यूटी ऑन गुड्स और गुड्स मीन्स ऑल मूवेबल आइटम। कस्टम ड्यूटी इज अ ड्यूटी ऑन गुड्स एंड गुड्स मीन्स ऑल मूवेबल आइटम। तो गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगती है और सर्विस पे नहीं लगती, क्योंकि यहां पे क्या बोला हुआ है, कस्टम ड्यूटी इज अ ड्यूटी ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो कोई भी आप सर्विस इंपोर्ट करो तो उस पर लगेगी जीएसटी, कोई भी आप सर्विस एक्सपोर्ट करो तो उस पर लगेगी जीएसटी, लेकिन गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करोगे तो उस पर लगेगी कस्टम ड्यूटी। ठीक है, इसलिए जीएसटी में आपने पढ़ा होगा, पता नहीं, मुझे याद नहीं आपने कितना पढ़ा, कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स करो तो इस पर भी आईजीएसटी लगती है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करो तो इस पर भी आईजीएसटी लगती है। लेकिन इस आईजीएसटी का नाम आईजीएसटी है और इस आईजीएसटी का नाम सीवीडी 37 है, और ये कस्टम डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है और ये नहीं कलेक्ट करता, क्योंकि जब गुड्स इंपोर्ट होता है तो कस्टम लॉ एक्टिवेट हो जाता है और जब सर्विस इंपोर्ट होती है कस्टम लॉ साइलेंट है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज सब्जेक्ट टू आईजीएसटी एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज सब्जेक्ट टू आईजीएसटी, नेम ऑफ सीवीडी 37 कलेक्टेड एंड रिकवर्ड बाय कस्टम डिपार्टमेंट। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो। टू एंड फ्रॉम इंडिया, टर्म आता है इंडिया, मतलब क्या? इंडिया मतलब सर इंडिया, इसमें इंडिया मतलब आप क्या बताएंगे? कॉन्सेप्ट समझो कि इंडिया की डेफिनेशन की दरकार क्या है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया क्यों डिफाइन किया जा रहा है। ये इंडिया का मैं साउथ वेस्ट नहीं, सिर्फ साउथ पोर्शन बना रहा हूं, ठीक है। ये अपना मुंबई, अभी यहाँ पे इंडिया से थोड़ी दूर मालूम पड़ा है कि यहाँ पे बहुत खनिज पदार्थ है, बहुत मिनरल्स है समुद्र के अंदर। समुद्र तो बोला ही जाता है इट्स वो केजीएफ देखा है कि नहीं देखा है, उसके अंदर सोना ही सोना है, अगले सीजन में निकल जाएगा। केजीएफ देखिए, तो इतनी शर्मा क्यों रही है? देखा, अच्छी बात है, समुद्र के अंदर सोना ही सोना है, निकल जाएगा। तो अब सपोज अपनी सरकार को मालूम पड़ गया कि समुद्र के इस पार्ट में वो केजीएफ वाला सोना सच्ची घटना है, यहाँ पे पड़ा है, हाँ, तो कैसे होगा? या मोदी जी खुद नाथ पे वो वाइपर पहन के, हाथ में चश्मा पहन के कूदेंगे और निकाल के लाएंगे? नहीं। तो क्या ऐसे 10-12 गोताखोरों को भेजा जाएगा? नहीं। अल्टीमेटली उस जहाज को पूरा ड्रैग आउट करना है, पूरा एक ऑपरेशन है। तो यहाँ पे भेजा गया एक जहाज को दूसरे जहाज को, वहां पे पूरा ऑपरेशन करके इस पूरे टैंकर को उठा के लेके आया। कहाँ था ये केजीएफ का सोना? तो ये केजीएफ का सोना था इंडिया से थोड़ी दूर, 100 किलोमीटर दूर। इंडिया वाले खींच के ले आए, तो कस्टम वाले तो यहाँ बैठे हैं, क्या इसमें कस्टम ड्यूटी लगेगी? दूसरा लाता हूं, केजीएफ की सोने की जगह सपोज यहाँ पे मालूम पड़ गया कि यहाँ पे पेट्रोलियम है,
यहाँ पे पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम को यहां से कांस्टेंट निकालना है। ये केजीएफ थोड़ा सुना तो क्या हुआ, वन टाइम ऑपरेशन हुआ। पेट्रोलियम तो यहाँ पे है तो हमेशा निकलता रहेगा। तो यहाँ पे फिर बोला गया भैया ये पेट्रोलियम है, यहाँ पे मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया यहाँ पे पेट्रोलियम है, कौन इस पेट्रोलियम को बाहर निकाल के प्रोसेस करके यूज करना चाहेगा। तो सामने आए टाटा, अडानी, अंबानी, बांदड़, बिरला, ये सब आ गया। और असली दो और नाम है, ये आ गया। तो मोदी जी ने किसको दिया ये, अंबानी को दिया। बच्चे बच्चे को पता है, मोदी जी ने अंबानी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि जाओ भैया तुम पेट्रोलियम निकालो। तो यहाँ पे जहाज लगा, जहाज लगा। अच्छा बताओ, जहाज ये खाली एक बार में सारा पेट्रोलियम निकाल लेगा क्या? नहीं। अभी तो रेगुलर प्रोसेस है, तो इसको नाम दिया जाता है शिप फैक्ट्री। शिप फैक्ट्री। अब ये जहाज परमानेंटली यहाँ पे है, परमानेंटली। जैसे आप जो जेटी यहाँ पे यूज करते हो गंगा नदी को पार करने के लिए, तो वो भी तो लिटरली जो जेटी लोहा है वो भी तो एक जहाज ही है, लेकिन वो परमानेंटली वहां पे है ना। वैसे शिप फैक्ट्री परमानेंटली यहाँ है, यहीं पे लोग रहते हैं, यहीं पे लोग सोते हैं, यहीं पे उनका घर है, यहीं पे उनके बच्चों की स्कूल है, यहीं पे उनका बैंक अकाउंट है। लिटरली ये एक छोटा सा गांव है, पूरा कॉलोनी है, पूरा सब काम इनके वर्कर का यहीं पे हो रहा है। ये पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, रेगुलर प्रोसेस है, और यहां से पेट्रोलियम धीरे धीरे यहाँ पे लाया जा रहा है, एक बार, दो बार, हर बार। तो ये तो इंडिया का प्रोसेस चल रहा है, इंडिया की फैक्ट्री है, इस पे इंडिया को ही टैक्स मिल रहा है, तो क्या इस पे कस्टम ड्यूटी लगेगी क्या? 100 किलोमीटर। तो इस पे यदि कस्टम ड्यूटी लगाएंगे तब तो हर बार कस्टम ड्यूटी बेवजह चीज महंगी हो जाएगी। तो लॉ ने क्या बोला, लॉ ने इंडिया की डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दिया। बोला ये इंडिया है, ये तो आपको समझ में आता है इसमें क्या बोलना। इसके अलावा इंडिया इंक्लूड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर। इंडियन टेरिटोरियल वाटर ये 12 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है। नॉटिकल माइल्स मतलब माइल्स, 12 माइल्स तक फैला हुआ है। जो रोड की माइल होती है उसको बोलते हैं रोड माइल्स, और जो पानी की माइल्स होती है उसको बोलते हैं नॉटिकल माइल्स। हम लोग के आजू बाजू समुद्र नहीं है, इसलिए हमारे लिए थोड़ा वर्ड नॉटिकल माइल्स कम बोलचाल में आता है। आप किसी समुद्री एरिया में जाओगे तो वहां के मछुआरे जो पढ़े लिखे भी नहीं है, वो यही तो 13 नॉटिकल माइल आर की ऐसे बोलेंगे। मतलब वहां तो नॉर्मल, जैसे अपने लिए माइल्स एकदम नॉर्मल है, इसलिए 13 नॉटिकल माइल्स एकदम नॉर्मल है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडियन टेरिटोरियल वाटर है, और वो इंडिया है। वो इंडिया किसी टैक्स लॉ के लिए नहीं, वो दुनिया के हर लॉ के लिए इंडिया है। ये इतना बड़ा इंडिया है 12 नॉटिकल माइल कि बिना इंडिया की परमिशन के कोई भी जहाज किसी भी कारण से इस एरिया में नहीं आ सकता। आएगा तो सीधा फायर अपॉन कर दिया जाएगा, फायर आउट, मतलब सीधा गोली मार देगी यहां से। यहाँ पे जो भी मिलिट्री बैठी है उसे मालूम पड़ गया कि ये कोई दूसरा जहाज आ रहा है जो रेगुलर नजर नहीं आ रहा है, डाउट हो रहा है, तो पहले सिग्नल देंगे, नहीं रुका तो यार ये क्या करे, ये तो आए जा रहा है, इसको हम तो जानते भी नहीं है, मार दो, उड़ा दे, दुम उड़ा दे। क्यों बिना परमिशन से क्यों आया? और कोई केस नहीं होता, कोई कांड भी नहीं होता, दिस इज नॉर्मल। क्यों आया तुम यहाँ पे? इंडिया है। कोई दूसरा फॉरेन का जहाज ऐसे होते हुए श्रीलंका नहीं जा सकता, ऐसे कैसे चला जाएगा तुम? ये हमारी सेफ्टी का मामला है। तो ये 12 नॉटिकल माइल इंडिया है, इसमें कोई घुसना मत। दुनिया के हर कानून के लिए एडमिन है, ये एडमिन, टैक्स नहीं है, ये कंट्री का एडमिन है। अब ये 200 नॉटिकल माइल, यहां से 200 नॉटिकल माइल, यहां से 200 नॉटिकल माइल, इसको बोलते हैं इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या? इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसका नाम ही बता रहा है कि ये वो जोन है, ये वो एरिया है जिसमें एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इंडिया वाले करेंगे। ये वो एरिया है जिसमें एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ एंड सिर्फ इंडिया वाले करेंगे। क्योंकि जब यहाँ पे पेट्रोलियम मिला तब तो चाइना भी आएगा, ये हमारा है, हम भी तो है,
सबका है, ये पानी में मिला तेरा कैसे हो जाएगा। तो इंडिया वाले सब विश्व वाले मिलकर ऐसा अपना बना रखे हैं, अपनी अपनी कंट्री से एक लिमिटेड दूरी तक अपना अपना बांट रखे हैं। अब जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में 200 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस ही नहीं है, तो इसमें हमारा कुछ एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है और कुछ कम एरिया करके श्रीलंका वालों और इंडिया वालों में वो एरिया बटा हुआ है। इसलिए मैं साउथ वाला वेस्ट वाला पार्ट ले रहा हूँ। यहाँ पे तो कोई है नहीं दूर दूर तक, तो 200 नॉटिकल माइल तक ये पूरा इंडिया है और इसमें पूरा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इंडिया करेगी। तो जब ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इंडिया करेगी तो ये तो बार बार कांड होगा कि यहाँ पे मिनरल्स मिलेगा, यहाँ पे मिनरल्स मिलेगा, यहाँ पे मिनरल्स मिलेगा। तो कस्टम लॉ ने और बात ये लॉ ने, कस्टम लॉ ने, इनकम टैक्स लॉ ने, सब लॉ ने बोल दिया कि 12 नॉटिकल माइल तक तो इंडिया है ही, और बात ये 200 नॉटिकल माइल तक डेजिग्नेटेड एरिया, नोटिफाइड एरिया, स्पेसिफाइड एरिया, जो भी नाम बोलो, वो इंडिया है। और ये नोटिफाइड एरिया कौन सी होगी? जैसे ही जहां पे मिनरल मिलेगा वैसे वहां पे सिर्फ फैक्ट्री बैठेगी, वैसे उस एरिया को डेजिग्नेटेड एरिया कह दिया जाएगा। आप प्रैक्टिकली समझ लो 200 नॉटिकल माइल तक भी इंडिया ही है। लेकिन बोलने के लिए क्या डेफिनेशन है? इंडिया इंक्लूड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर एंड डेजिग्नेटेड एरियाज अप टू IEEZ। इंडियन टेरिटोरियल वाटर कितना नॉटिकल माइल तक? 12 नॉटिकल माइल तक। और इंडियन एक्सक्लूसिव जोन कितने दूर तक? 200 नॉटिकल माइल तक। एक बार इंडिया की डेफिनेशन वापस से देख लो, ये भैया इंडिया की डेफिनेशन है। यहां से 12, यहां से 200। तो भैया देखो, ये जो लाल लाल है ना, लाल 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 लाल, सामने आओ, ये लाल लाल, ये पूरा इंडिया है, ये पूरा इंडिया है। और यहाँ पे ये इंडिया है। देखो समझ में आ गया आपको? दिस इज इंडिया। ओके, अब इंडिया में एक कॉन्सेप्ट और डेवलप हो रहा है जो इन दिनों में चेंज हुआ, 4-5 सालों में इसमें चेंज आया। उसका नाम है इंडियन कस्टम वाटर। क्या? इंडियन कस्टम वाटर। तो पहले था ये लॉ कि यहां से 24 नॉटिकल माइल तक इंडियन कस्टम वाटर है। फिर मोदी सरकार ने इसको बोल दिया नहीं नहीं, 200 नॉटिकल माइल तक इंडियन कस्टम वाटर है। तो इंडियन कस्टम वाटर पहले तो सिर्फ 24 नॉटिकल माइल तक था, अब बढ़ा के उसको 200 नॉटिकल माइल तक कर दिया। अब तुम पूछो कि वो सब तो ठीक है, 12, 24, 200 ये सब छोड़ो ना, है क्या ये बताओ। IEEZ तो हमें समझ में आ गया कि वो एरिया है जिसमें सिर्फ इंडिया वाले ही इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। ITW तो समझ में आ गया कि ये तो इंडिया की टेरिटरी है, ये तो हमारी टेरिटरी है, तुम घुसा जैसे, हमारा इलाका है, पूरा हमारा इलाका है, तो घुस मत जाना यहाँ पे। लेकिन ICW क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ICW इंडिकेट कर रहा है कि यहां तक इंडियन कस्टम वाटर का, इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट का जुरिडिक्शन है। क्या है? जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन आप समझते हो? जैसे तुम यहां से एक गहना चुराओ, किसी लेडी का ऐसे छीन लो, सोने की चेन छीन लो और दौड़ो। हाँ, वो लेडी तुम्हारे पीछे दौड़ेगी, वो चिल्लाएगी देखो मेरा सोना लेके जा रहा है, पुलिस भी सुनेगा। हाँ, हावड़ा का ये धोलाबारी थाना का पुलिस सुनेगा। धोलाबारी थाना के ठीक सामने चुराना और कहीं मत चुराना। हाँ, वो ठीक छीना और वो तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, तुम चिंता मत, तुम उसे तेज दौड़ेगा, तुम दौड़, वो भी तेरे पीछे दौड़ा, तुम दौड़, वो भी तेरे पीछे दौड़ा, तुम दौड़ने की प्रैक्टिस लगे रहता, तुम दौड़, वो भी तेरे पीछे दौड़ा, तुम दौड़ते दौड़ते हावड़ा ब्रिज आ गया, वो तेरे पीछे दौड़ रहा है, तुम हावड़ा ब्रिज पे चढ़ गया, वो भी तेरे पीछे चढ़ गया, तुम दौड़ के नीचे उतर जा, हावड़ा ब्रिज से नीचे उतर जा, और नीचे उतर के कैलकाटा घुसा, तुम देख रहा हो तेरे पीछे दौड़ना बंद कर दिया। इसलिए नहीं कि वो थक गया, इसलिए बोले एक बार तो हमारे जुरिडिक्शन नहीं मैडम, एक बार तो कैलकाटा अपना के बड़ा बाजार थाना के रिपोर्ट करते हो। वो बोलेगा ये सच्ची घटना है, कितनी हास्यास्पद नहीं। लेकिन सुबह सुबह एक लेडी के साथ मॉर्निंग वॉक में यही हुआ। वो थिएटर रोड धोलाबारी ये विक्टोरिया के सामने अपना मॉर्निंग वॉक कर रही थी, छीना, और सुबह सुबह पुलिस तो रहती है, वो पीछे दौड़ना शुरू किया। चोर दौड़ते दौड़ते 5 सीट पहुंच गया, वो बैक कर दिया, बोला एक बार 5 सीट जुरिडिक्शन।
बहुत हंसी उड़ा, बहुत रोड में, मतलब सुबह न्यूज पेपर, बहुत मजा आया। तो ये बोल के हट दिया कि वो तो 5 सीट का जुरिडिक्शन में चला। तो हर थाना का अपना अपना जुरिडिक्शन होता है, वो उस थाने में ही रहते काम कर सकता है। जैसे सपोज तुम बड़ा बाजार में कोई कांड करके आया है और हावड़ा में रहता है, अब बड़ा बाजार थाना में रिपोर्ट हुई है, अब बड़ा बाजार थाना तुमको अरेस्ट करना है, तो बड़ा बाजार थाना तुमको अरेस्ट कर नहीं सकता हावड़ा में। वो आएगा धोलाबारी थाना में, धोलाबारी थाना से 2 ऑफिसर को लेगा और फिर धोलाबारी थाना तुमको अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करके फिर तुमको बड़ा बाजार थाना तो हैंड ओवर करेगा। ये हमारे कंट्री में जुरिडिक्शन है, ठीक है। अभी यही चल रहा है ना, वो पंजाब में कौन बेसिक खालिस्तान खालिस्तान कर रहा है, उसको ढूंढ रहे हैं। तो मालूम पड़ा वो पंजाब में नहीं, कहीं और बिहार बिहार में बैठा है। तो उसको बिहार में कहीं और बैठा है, लेकिन पंजाब में नहीं बैठा है। तो दूसरे स्टेट की पुलिस को लेके फिर वहां पर उसको अरेस्ट किया जाए। तो ये होता है जुरिडिक्शन से, इसके बाहर आपका जुरिडिक्शन नहीं है, आप अरेस्ट करोगे तो अरेस्ट नहीं कर पाओगे। तो कस्टम डिपार्टमेंट का जुरिडिक्शन 200 नॉटिकल माइल तक है, इसके आगे कस्टम डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। तो यहां पे ये किताबी बातें हैं, बात बात ही तो हम घुसते मारते हैं, सबको पता है। बात बात ये, तुमने वो पिक्चर देखी है कौन सी, वो बॉबी बेबी बेबी, जिसमें हम घुसते वहां से घसीट के लिए आए, ठीक है ना। लेकिन तुमको पता है कि वहां का पुलिस ऑफिसर रोक लेता तो हमारा तो जुरिडिक्शन नहीं है। वैसे तो हम खुद भी पुलिस वाले हैं, लेकिन वहां पे हम पुलिस वाले नहीं है, हमारा जुरिडिक्शन नहीं है। तो वहां पे हम बचते बचाते कैसे करके लेके आ गए बस। लेकिन यदि वहां की पुलिस हमें रोक लेती है क्या कर रहा है, तो भले कुछ भी हो जाए, आपको कुछ परमिशन नहीं होती। तो फाइनली आपके कस्टम डिपार्टमेंट का यहां तक ही जुरिडिक्शन है, इससे आगे आप, किताबी बात यह है कि नहीं पकड़ सकते। और प्रैक्टिकल तो है, पकड़ लिया तो कौन देख रहा है, जहाज में कौन सा सीसीटीवी लगा हुआ है कि मैंने उसको कहाँ पकड़ा। और पकड़ भी लिया तो यहाँ तक उसको घसीट के लाऊंगा, यहाँ लड़ी पहना दूंगा, है ना, कौन देख रहा है। लेकिन किताबी बात यह है कि आप किसी जहाज को यहीं तक रोक सकते हो, यहाँ पे नहीं रोक सकते। यहाँ पे आप उसको उसका सर्च वारंट दिखाओगे तो तुमको एरिया दिखा देगा, ये सर्च वारंट यहीं तक काम करता है, इस आगे काम नहीं करता। सबको क्लियर? ओके, ये सर्च वारंट सिर्फ यहीं तक काम करता है, यहाँ काम नहीं करता। तो मैंने आपको 3 टर्म और बताए, इंडियन टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल, इंडियन कस्टम वाटर 200 नॉटिकल माइल, IEEZ 200 नॉटिकल माइल। एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछते हैं इन दोनों का, इन तीनों लाइन का मतलब क्या होता है और इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। और वहां पे बेबी पिक्चर की स्टोरी लिख के मत आ जाना, हमारे सर ने तो बेबी पिक्चर से समझाया था, हम तो पूरा पिक्चर ही लिख के आ गया। अक्षय कुमार वेंट टू दुबई, दुबई था क्या, नहीं नहीं, वेंट टू फॉरेन कंट्री, he got into the balu and from the balu he took a jump and got inside the फलाना ढिकाना। भाई साहब प्लीज मत लिख के आना। चलो, कस्टम ड्यूटी इज अ ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू एंड फ्रॉम इंडिया एट स्पेसिफाइड रेट। एवरी स्पेसिफाइड रेट की भाई, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफाइड रेट किसे कहते हैं। स्पेसिफाइड रेट, स्पेसिफाइड रेट में एक सेक्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम है सेक्शन 12, जो बोलता है कि कस्टम की जो भी ड्यूटी है एज पर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट, द ड्यूटी ऑफ द कस्टम शैल बी चार्ज एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट। अब एक नए लॉ का नाम, एक नया लॉ का जन्म हो गया, और ये लॉ और इस लॉ को जोड़ने वाली कड़ी का नाम है सेक्शन 12, इसलिए इसको ब्रिज सेक्शन भी बोलते हैं। ये 2 लॉ को जोड़ने का काम करता है। तो सेक्शन 12 के अनुसार कस्टम का जो भी ड्यूटी है ना, वो कस्टम टैरिफ एक्ट के अनुसार लिया जाएगा। अब एक कस्टम टैरिफ एक्ट, कभी आप लाइब्रेरी जाओ तो किताब ढूंढना मिल जाएगी। ये एक मोटी सी किताब है, करीबन 1.5 से 2,000 पन्ने की। उसमें 2 शेड्यूल है, वैसे तो 3 शेड्यूल है, लेकिन मेजरली 2 शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल। और फर्स्ट शेड्यूल में सारी इंपोर्ट ड्यूटी की रेट दी हुई है,
और सेकेंड शेड्यूल में सारी एक्सपोर्ट ड्यूटी की रेट दी गई है। बल्ले बल्ले। जब आप इस किताब को पलटोगे तो आपको फर्स्ट शेड्यूल नजर आ जाएगा, और फर्स्ट शेड्यूल, और फर्स्ट शेड्यूल, और फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल कहाँ है किताब में? तो आपको नजर ही नहीं आएगा। लास्ट का सिंगल पेज सेकंड शेड्यूल है। मतलब 1500 पेज की किताब मानूं तो 1499 पेज के करीब में तो फर्स्ट शेड्यूल है और एक पेज में सेकंड शेड्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि शायद ही कोई प्रोडक्ट होगा जो इंपोर्ट ड्यूटी से बच जाए, और बहुत रेयर ही होगा कि कोई प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाए। शायद ही कोई प्रोडक्ट होगा जो इंपोर्ट ड्यूटी से बच जाए, और बहुत रेयर ही होगा कि किसी प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि कस्टम गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन का एक साधन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कस्टम सबसे ज्यादा अधिक गवर्नमेंट की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का स्ट्रैटेजी है। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक ही फंडा होता है, इंपोर्ट को कंट्रोल करो, रेगुलेट करो, और एक्सपोर्ट को प्रमोट करो। इसलिए एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लेते ही नहीं हैं, और इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए हम इंपोर्ट ड्यूटी जरूर लेते हैं। इसलिए सारे प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, और बहुत रेयर है कि किसी प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाए। सर ये बात समझ में आई? तो सर फिर ये बताइए ना कि वो एक पेज भी क्यों है? हाँ, वो एक पेज भी क्या दरकार है? जब आपको एक्सपोर्ट को प्रमोट ही करना है तो हटा दीजिए और कस्टम ड्यूटी का नाम इंपोर्ट ड्यूटी रख दीजिए। लेकिन ये नहीं मानेंगे, ये वो एक पेज रहेंगे। इनसे पूछो क्यों? ये बोलना चाह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं विदाउट हार्मिंग माई कंट्री, विदाउट डिस्टर्बिंग माई कंट्री। अब सपोज इंडिया में चीनी की कमी आ जाए, चीनी कम हो जाए, इंडिया में चीनी की कमी आ जाए, तो बताओ फिर उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? भैया चीनी कम है, चीनी कम खाओ, ऐसे नहीं। कंट्री सीधा एक्सपोर्ट ड्यूटी ला देगा चीनी पे, सपोज 40%। तो इंडिया की चीनी फॉरेन मार्केट लिए महंगी हो जाएगी, कोई चीनी खरीदेगा नहीं इंडिया वाला। तो इंडिया के जो बंदे हैं उनको बिना अनाउंसमेंट के समझ में आ जाएगा कि मेरी चीनी फॉरेन में नहीं बिकेगी, तो चीनी की सप्लाई इंडिया में बढ़ जाएगी, चीनी कम बंद हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट पे ड्यूटी तभी लगाते हैं जब कोई प्रोडक्ट बहुत ही इंडिया में क्राइसिस पे है। कभी प्याज की कमी आती है देश में, कभी आलू की कमी, कभी चीनी की कमी, कभी गेहूं की कमी, लगता रहता है, आए दिन ये सब कांड होते रहता है हमारे यहाँ। लेकिन उस समय एक्सपोर्ट ड्यूटी को एज अ वेपन हम यूज करते हैं और देश को बचाते हैं। इसलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी 8 पेज का जो शेड्यूल है वो रहेगा, आज भी है, कल भी रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये कस्टम टैरिफ एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल आपको समझ में आ गया। इंपोर्ट ड्यूटी एकदम पॉपुलर है, बहुत ज्यादा लगती है। एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत रेयर है, बहुत कम लगती है। ओके, तो भैया जी ये आपने कोई 45 मिनट के अंदर, कितना मिनट, 50 मिनट के अंदर आपने कस्टम की एक लाइन सीख ली कि कस्टम ड्यूटी इज अ ड्यूटी ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू एंड फ्रॉम इंडिया एट स्पेसिफाइड रेट। अब अपने मैथ का पहला पेज निकालो, जितना तुम्हें लिखना चाहिए सब उसमें सजा के लिखा हुआ है। ये बात देखो तो सही, कितना प्यार से दिया है। हमने लिखा है कस्टम ड्यूटी, यही सेंटेंस एज इट इज रिपीट किया है, और एक एक को डब्बे में डाल के डिफाइन किया है कि कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ड्यूटी का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, और गुड्स यहाँ पे क्यों लिखा गया है, इंडिया यहाँ पे तीनों डेफिनेशन क्यों दिया गया है, और स्पेसिफाइड रेट का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो आपको लिटरली कुछ नहीं लिखना पड़ा और कॉन्सेप्ट पूरा हाथ में।